a lecture. Hello guys, I am going to record a lecture on syllabus, the definition of syllabus, aims and objective of syllabus, as well as product oriented syllabus and जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस के अंदर है लाइक ग्रामेटिकल सिलेबस, उसको इस लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस एज फंक्शनल सिलेबस विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट lecture. So I am start with the definition of the syllabus, that what is the syllabus. Syllabus is a design, an important phenomenon in teaching, learning a language. जब भी हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारे एक सिलेबस होता है, उसकी एक डिजाइन होती है कि हमें कैसे सीखना है, किस वे में सीखना है. इट इज प्रपोजेस टू डिसाइडेड व्हाट शुड बी टॉट इन द लर्नर्स एंड विच मैथडोलॉजी विल वर्क इफेक्टिवली, कि किस तरीके से लोगों को सिखाया जाएगा या किस तरीके से सिखाया जाना चाहिए, किस मेथड के थ्रू सिखाया जाना चाहिए अच्छे से. इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टीचिंग एरिया इन विच टीचर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पार्टिसिपेट. और सबको पता जाता है इंग्लिश एज अ वाइड लैंग्वेज, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल ऑफ द स्टूडेंट्स who learn English. The choice of the syllabus to be taught to the language learners is an important activity. दूसरा एक important activity है जब जो syllabus है पहले से डिसाइड होता है कि क्या पढ़ाया जाना है, कितने समय में पढ़ाया जाना है, किन किन चीज़ों को उसमें रिकवर किया जाएगा और बाद में उसका आउटकम क्या होगा. दैट मीन्स वी कैन जनरली नो इन अ सिंगल लाइन दैट अ syllabus is a document and that document have a important methodology, chapters, curriculum which will finish in a limited time in a selected period. कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है सिलेबस जो एक लिमिटेड या सेलेक्टेड पीरियड में फिनिश होगा और एक गोल होगा कि उसमें इतना सारा पढ़ाया जाना है, इतने समय में इन चीज़ों को कवर किया जाएगा. एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है. डिफरेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस प्रोड्यूस डिफरेंट सिलेबी, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के सिलेबस को भी बनाया जाता है. सो डिजाइनिंग अ लैंग्वेज सिलेबस थ्रू अपरेंटली सेम सिंपल फेनोमेना है जो कॉम्प्लेक्स वन. देखने में तो सिंपल लगता है बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है जब हम किसी लैंग्वेज सिलेबस को डिफाइन करते हैं. सो अ लैंग्वेज सिलेबस इज अ डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज सिलेबस दैट when the student want to learn any language, we will have a syllabus in which we will cover mainly those things which may have a period of the time. Now the characteristics of the good syllabus, एक अच्छा syllabus होना कैसा चाहिए. तो यहाँ से स्टार्ट है ये कि it sets the tone of the course by providing the course details and teaching philosophy. क्या होता है इसमें पहला पॉइंट कि इसमें कोर्स की डिटेल्स होती हैं, किन किन चीज़ों को कवर किया जाएगा. अच्छे सिलेबस की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पहला है कि ये पहले से बताता है इस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कोर्स की डिटेल क्या होगी. दूसरा पॉइंट है इट शुड बी क्लियर, कोहेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव. ये साफ़ होना चाहिए कि कितना पढ़ाया जाएगा, कोहेरेंट होना चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलें. It should be articulate and correspondent to the reasonable objectives and learning outcomes of the course. इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है उनका पता लग सके, किन किन चीज़ों को हमें सीखने को मिल रहा है और कैसा उन चीज़ों का आर्टिकुलेशन क्या हो, किस वे में वो सिखाई जाएंगी. कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मटेरियल शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर. दूसरा क्या होना चाहिए कि किस चीज़ के बाद किस चीज़ को सिखाया जाएगा, ये चीज़ भी उसमें मेंशन होनी चाहिए. इट शुड बी acquaint स्टूडेंट्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स. कोर्स के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए. इट शुड बी कम्युनिकेट व्हाट व्हेन एंड हाउ स्टूडेंट विल लर्न. दूसरा ये भी पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि इट शुड बी कम्युनिकेट. इसमें पता लगना चाहिए कि किन चीज़ों को एक स्टूडेंट सीखेगा, कब तक सीखेगा, व्हेन कब तक, एंड हाउ स्टूडेंट विल लर्न और किस वे में सीखेगा. व्हाट विल द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग दैट अ पार्टिकुलर टॉपिक दैट मस्ट बी गिवन in a syllabus. It should define expectation in terms of students responsibilities for success. दूसरा इसमें ये डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसे सीखने के बाद after learning this syllabus what will be the outcome or what student will learn. So success parameters पता होने चाहिए किन चीज़ों को सीखेगा इसमें वो. It should be duly consider the level of the performance of learners. दूसरा इसमें क्या है, लर्नर की परफॉर्मेंस उसके बारे में पता होना चाहिए. It should be identify the effective assessment models.
इसमें ये भी होना चाहिए किस तरीके से उनका असेसमेंट होगा। जैसे बी एक सिलेबस है, एम एक सिलेबस है, उसमें यूनिट्स होती हैं, किस यूनिट में वेरी शॉर्ट होगा, कहाँ लॉन्ग होगा, किस चीज़ से क्या सीखेंगे हम, फिर उनको बाद में कैसे असेसमेंट किया जाएगा, कैसे इंटरनल्स होंगे उनके, किन चीज़ों को उसमें कवर किया जाएगा, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए सिलेबस में। इट शुड बी रिलेटेड टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, मेनली उस पर होना चाहिए जो चीज़ें अवेलेबल हो। कभी कभार क्या होता है, जो बैड सिलेबस है वहाँ पर सिलेबस और डिज़ाइन हो जाता है और सिलेबस पता भी होता है कि ये पढ़ाया जाएगा बच्चे को, लेकिन ना तो मार्केट में अवेलेबल होता है वो, ना इंटरनेट पर अवेलेबल होता है वो। और ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है पढ़ाने के लिए कि जो कंटेंट ऑलरेडी मैंशनड है सिलेबस में वो रियल में अवेलेबल नहीं होता, फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, तो दिक्कत आती पढ़ने में फिर। इट शुड बी रिलेटिव टू द अवेलेबल सोर्सेज एंड इट शुड बी क्लियरली मेंशन द क्लासरूम रिक्वायरमेंट। दूसरा ये भी मेंशन होना चाहिए कि उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इट शुड बी नेसेसरली इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग। दूसरा सिलेबस कैसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को सीखने के लिए मिले। तो ये तो हमने थी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक सिलेबस के लिए क्या होनी चाहिए। फिर एक सिलेबस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं नीचे अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर ब्रमफिट guys, we have here many linguists, grammarians who gave multiple of the definitions of syllabus as well as multiple characteristics of the syllabus. So I have quoted only the one author here. According to Christopher Brumfield 1984, he has given these characteristics of a syllabus. सिलेबस डिजाइनर नीड्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ब्रूमफिट। अ सिलेबस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क बाय अ पार्टिकुलर ग्रुप। एक समूह होता है जिसको एक स्पेसिफिकेशन देता है कि भाई इस चीज़ को पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा होता है इट स्पेसिफाई द एंट्री लेवल बिहेवियर ऑफ लर्नर एज वेल एज द टाइम ऑफ द कोर्स टू अचीव इट। दूसरा इसमें क्या स्पेसिफिकेशन होता है या क्या पता होता है पहले से ही, ये भी होता है कि जो स्टूडेंट है जब वो लर्न के लिए इसमें एंट्री करेगा सिलेबस के लिए तो वो किस तरह का होगा। आई मीन व्हाट विल हिज और हर एलिजिबिलिटी टू अचीव टू एंटर इन सच काइंड ऑफ डिग्री और कोर्स एज वेल द टाइम ऑफ द कोर्स टू अचीव इट। दूसरा कितना समय लगेगा उस चीज़ को कंप्लीट करने में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू ब्रूमफिट। थर्ड, इट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द मटेरियल हैज़ टू बी टॉट। ये भी पता होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ाया कैसे जाएगा। सपोज दैट अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ें पढ़ रहा है या प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ रहा है जिनको लेबोरेटरी में ज़रूरत है सीखने की, ये सिलेबस में मेंशन होता है कि उसको पढ़ा कैसे जाएगा। ऐसे सिलेबस में पहले से मेंशन होता है कि ये क्या सीखेगा, किस तरीके से सिखाया जाएगा। इट कैन ओनली स्पेसिफाई व्हाट इज टॉट। इसमें ये भी पता होता है कि क्या पढ़ा जाएगा या क्या पढ़ा है। इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज व्हाट इज लर्न्ड। अब लर्निंग जो प्रोसेस होता है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। टीचर जितना पढ़ाता है कई बार बच्चे सीखते भी हैं, कई बार नहीं भी सीखते हैं। तो सिर्फ सिलेबस ये नहीं पता लगता दैट स्टूडेंट हैज लर्नड ऑल थिंग्स दैट व्हाट ही taught in the class by teachers. It is negotiable and adjustable. इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एन एक्सप्रेशन अकाउंटेबिलिटी। दूसरा क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें ऐसा नहीं किसी का पार्टिकुलर होता हो, किसी का इंडिविजुअल होता हो या किसी एक का सिलेबस होता हो, किसी एक के लिए बना हो, ऐसा नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी सिलेबस है तो वो पब्लिक है, सबके लिए है, इस तरीके से होता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, aims and objectives of syllabus also teaching, as well as we can also here add the syllabus. So guys, aims are goals of a course ऑफ इंस्ट्रक्शन। उद्देश्य क्या होता है किसी भी कोर्स का, सबसे पहले जो दिया गया है उसको सिखाना। दे आर जनरल अंडरलाइन रीजन फॉर, उनका एक कारण होता है कि किस लिए पढ़ाया जा रहा है। भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का रीजन हम इस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, इस एलिजिबिलिटी के लिए कंप्लीट कर रहे हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, किस क्लास की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे। सो वी हैव अ टारगेट ऑलरेडी दैट विच सिलेबस वी विल कवर एंड व्हाट वी विल लर्न। और पर्पज ऑफ अ कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, या उस कोर्स का पर्पज क्या था। एम ऑफ द टीचिंग फॉर फॉरेन लैंग्वेज पार्टिकुलर कंट्री माइट बी टू ईच स्टूडेंट टू रीड एंड राइट फॉर फॉरेन लैंग्वेज। किसी भी हम जब इंग्लिश, जैसे वी आर हेयर मेनली लर्निंग द इंग्लिश, सो वी विल लर्न नॉट ओनली इंग्लिश
but also the culture of English as well. And second thing is that we are making ourselves able to talk in such language which we are learning, कि हम उस भाषा को सीख रहे हैं, जिस भाषा को उसमें बात कर सकें. द स्टूडेंट नॉलेज ऑफ फॉरेन कल्चर टू टीच कन्वर्सेशन इन फॉरेन लैंग्वेज. दूसरा क्या होता है, जब कन्वर्सेशन करते हैं दूसरी भाषा में मदर टंग से हट करके उसको हम सीखते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को जानते हैं. देयर फॉर द एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स. दूसरा उद्देश्य क्या होता है किसी भी सिलेबस का, वो लॉन्ग टर्म है. आप चाहें जितना सीखो, उसमें कोई फिक्स नहीं कि आप इतना ही सीखेंगे. दैट डिपेंड ऑन यू इंडिविजुअल. ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन द कोर्स. ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है सिलेबस में. ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं कि इस सिलेबस में हम अचीव क्या करेंगे. एज फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर डूइंग स्टडी ऑफ द एमए इंग्लिश सिलेबस, देन यू शुड नो दैट व्हाट यू विल लर्न इन द होल पीरियड ऑफ एमए इंग्लिश सिलेबस विद इन 2 years. दे आर मोर डिटेल डिस्क्रिप्शंस. वो कैसे होते हैं, डिटेल में बताया जाता है कि भाई ये चीज़ सीखने को मिलेगी. व्हाट अ लर्नर एक्सेप्टेड टू बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ द पीरियड इंस्ट्रक्शंस. जब हम उस सिलेबस को सीख लेंगे, उस सिलेबस को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम कितना एबल हो जाएंगे, किस योग्य हो जाएंगे. व्हाट वी विल लर्न एंड व्हाट ability will help us after completing the syllabus. This might be a single lesson. हो सकता है कि सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर हो, वो या चैप्टर ऑफ ए बुक ऑफ अ डिफरेंट यूनिट, या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर डिफरेंट चैप्टर, डिफरेंट यूनिट्स या बुक्स भी हों. वो भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए सिलेबस बनाया गया. द ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड आर नोन एज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोर्स. जिन चीज़ों को हम पहले मेजर करते हैं सिलेबस में, वो क्या है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं. We have to look at the target, the group learners and their needs. दूसरा क्या होता है, हमारा एक टारगेट होता है कि भाई हमें क्या सीखना है और इससे हम सीखते हैं. Now we have I have completed the definition, characteristics and aims and objectives of syllabus. Now I am moving, this is going to a long lecture now, but moving on next, the product oriented syllabus, in which I cover mainly the grammatical syllabus. The product oriented syllabus. So guys, the product oriented syllabus are those syllabuses in which the focus is on the knowledge. प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस क्या होता है, जब हमारा पूरा फोकस किस पे होता है, नॉलेज पे, यानी कि हमें सीखना क्या है, हम सीखें क्या उसमें. एंड स्किल्स विच लर्नर शुड गेन एज अ रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन. कि जब एक लर्नर को, जब एक स्टूडेंट को कोई सिलेबस पढ़ाया जाएगा तो उससे वो किन चीज़ों को सीखेगा, किन किन स्किल्स को वो डेवलप करेगा अपने अंदर, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस. प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस फोकसेस ऑन द आउटकम्स. दूसरे किस पे फोकस करता है, आउटकम्स. जैसे मान लो तुमने कोई बीज बोया है खेत पे, तो तुम पहले से डिसाइड करके बैठे हो कि भाई हम इतना लगाएंगे और हमें इतना ज़्यादा मिलेगा. ऐसे ही इस सिलेबस जब पढ़ाया जाता है तो उसमें आउटकम क्या होगा, बच्चे को सीखने क्या मिलेगा, व्हाट विल द लास्ट. इन द क्लासरूम लर्नर्स वर्क विद प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस. दूसरा क्लासरूम में क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस चलता है या स्टूडेंट सीखते हैं, बिकॉज देयर दे आर लर्निंग for that what we will learn after completing the syllabus. Oriented syllabus in which learner, in which teacher also takes support from other approaches. Product oriented में क्या होता है, बच्चे को समझाने के लिए हम दूसरी चीज़ों की हेल्प भी लेते हैं. So it is a learner centered also. Now product oriented syllabus के अंदर ग्रामेटिकल सिलेबस है और फंक्शनल सिलेबस है. दूसरा होता है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, उसके अंदर भी सिलेबस होते हैं, उन्हें अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. द ग्रामेटिकल सिलेबस है क्या, द ग्रामेटिकल सिलेबस और लिंग्विस्टिक सिलेबस, बिकॉज इट इज सेंटर्ड ऑन द ग्रामेटिकल नोशंस. जब कोई चीज़ ग्रामेटिकल नोशंस पे है, मीन्स उसमें ग्रामर को सीखना है हमें, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रामेटिकल सेंटर्ड. और कोई चीज़ ऐसी है जो ग्रामर से हटके, तो उसको दूसरी चीज़ों में कवर करते हैं. और आगे क्या क्या होता है ग्रामर में, जैसे सच एज डिफाइन आर्टिकल. आर्टिकल क्या है, ग्रामर का एक पार्ट है. सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी ग्रामर हम सीखते हैं, दैट विच नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट. द टेंसेस एंड एडवर्बियल फॉर्म्स. सो आई हैव गिवन हियर सम एग्जांपल्स, बट देयर आर मल्टीपल ऑफ द थिंग्स इन द ग्रामर सिलेबस, लाइक टेंसेस, prepositions, verb, articles. These all things are covered in the grammatical syllabus. The grammatical syllabus is still very common in use. Actually, it is coming in a traditional way. The grammatical syllabus. आज भी हम ग्रामर को पढ़ते हैं
और पहले भी पढ़ा जाता था। इन दिस सिलेबस लर्नर लर्न्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या सीखता है इंसान, ग्रामर के स्ट्रक्चर को सीखता है कि किस तरीके से ग्रामर बनी हुई है, कौन कौन चीज़ें हैं जो ग्रामर में आती हैं, जिनको हम कवर करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, चाहे वो पार्ट ऑफ स्पीच हो, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव हो, टेंसेस हो, ये सारी चीज़ें। लर्नर लर्न्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या सीक्वेंस। दूसरा क्या होता है, हम एक के बाद एक चीज़ सीखते हैं, एक बार में सारी चीज़ें नहीं सीखते। भाई हमने टेंस सीख लिया है, फिर हम धीरे धीरे ट्रांसलेट करेंगे चीज़ों को। लेटर वी विल लर्न इधर पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और एनी अदर थिंग दैट रिफ्लेक्ट्स देयर कॉम्प्लेक्सिटी रादर देन देयर यूज इन द कम्युनिकेशन। दूसरा डिपेंड होता है कि भाई हम उसकी कितनी चीज़ को कवर कर रहे हैं, उससे हम किन किन चीज़ों को सीखेंगे। ये नहीं होता कि हम उसको कितना कम्युनिकेट में लेकर के आएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मेनली दे लर्न द ग्रामर बट दे डोंट कम्युनिकेट इन सेम लैंग्वेज। इन ग्रामेटिकल सिलेबस कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट नेसेसरली इक्वेट विद द लर्निंग डिफिकल्टी। दूसरा ये भी एक चीज़ है, सपोज करो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट फील होती है, फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट कंसीडर द डायरेक्ट इनडायरेक्ट टिपिकल, तो ये नेसेसरी नहीं कि जो चीज़ टिपिकल लगती हो दिखने में वो सीखने में भी टिपिकल हो। दैट इन ग्रामेटिकल सिलेबस कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट नेसेसरी इक्वेट विद द लर्निंग डिफिकल्टी। जरूरी नहीं कि वो दिखने में टिपिकल हो तो सीखने में भी टिपिकल हो। इन अदर वर्ड्स what is grammatically complex will not necessary be that which is difficult to learn। ये भी जरूरी नहीं कि जो चीज़ दिखने में सरल हो वो लर्न करने में भी सरल हो। एंड दैट विच इज ग्रामेटिकल सिंपल विल नॉट बी नेसेसरी दैट विच इज इजी टू लर्न। और ये भी जरूरी नहीं कि जो दिखने में सरल है वो सीखने में भी सरल हो, या जो दिखने में टिपिकल हो वो देखने में भी सीखने में भी टिपिकल हो। फॉर एग्जाम्पल सिलेबस में स्टार्ट विद द प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, दैट पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या होता है भाई, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ग्रामेटिकल सिलेबस में और क्या चीज़ है, इन ग्रामेटिकल सिलेबस वी आर लर्निंग हियर द नोशंस, द स्टेप्स ऑफ ग्रामर एज वेल एज वी आर लर्निंग स्टेप स्टेप ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर। द मोस्ट रिजिड ग्रामेटिकल सिलेबस सपोजली इंट्रोड्यूसेस वन आइटम एट अ टाइम। उसमें क्या होता है एक चीज़ और, कि हम एक बार में एक चीज़ सीखते हैं, उसके बाद जब हमें वो चीज़ आ जाती है, सब फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर लर्निंग in a tense and after learning that tense you will be able to translate those kind of sentences into second language item. Moving on the next, according to McDonough, now the second language, the transition from lesson to lesson is intended to enable material in one lesson to prepare the ground for the next। और ग्रामर में क्या होता है, जब एक स्टेप हम सीख जाते हैं तब हम नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, दूसरा लेसन तैयार करते हैं या फिर दूसरे स्टेप पे आगे आते हैं सीखने के लिए। एंड कन्वर्सली फॉर मटेरियल द नेक्स्ट टू अपीयर टू ग्रो आउट फॉर द प्रीवियस वन। और ऐसे क्या होता है, हम एक के साथ एक अटैच रहते हैं। सो गाइज ग्रामेटिकल सिलेबस क्या होगा, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इन वेरी लिमिटेड वर्ड्स। अ ग्रामेटिकल सिलेबस इज द सेट ऑफ ग्रामर्स। इस सेट का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हमने आर्टिकल सीखा तो ए एंड द आर्टिकल एक सेट हो गया, आर्टिकल हो गया। ऐसे फिर हमने क्या किया, टेंसेस को सीखा, फिर हमने पार्ट ऑफ स्पीच को सीखा जिसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन इंटरजेक्शन सारे सीखे हैं, सिंटैक्स को सीखा है। तो चीज़ें कैसी हैं सारी, मतलब एक के बाद एक सेट सीख लिया। तो ग्रामेटिकल सिलेबस क्या है, इट इज द सेट ऑफ रूल्स, आफ्टर दैट वी आर लर्निंग इट इन अ सीक्वेंस वे। सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक के बाद दूसरे को सीखना। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन स्टेप वी मेनली मूव्स ऑन द सेकेंड स्टेप। The assumption behind most grammatical syllabus seems to be that the language consists of finite set of rules। दूसरा क्या, किसी भाषा को हम सीखें उस भाषा में कुछ फाइनाइट सेट, कुछ निश्चित नियम होते हैं। जैसे फाइनाइट सेट का मतलब यहाँ पे है कि कुछ निश्चित नियम होंगे, उसमें डेफिनेट होंगे, भाई ये ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, हम उसमें चेंज नहीं करते हैं। विच कैन बी कंबाइंड इन वेरियस वेज टू मेक मीनिंग, और जिनका यूज किस लिए किया जाता है, मीनिंग को जनरेट करने के लिए। इट इज फर्दर अज्यूम दैट दीज रूल्स कैन बी लर्न वन बाई वन। दूसरा क्या होता है कि रूल एक के बाद हम एक सीखते हैं ग्रामेटिकल सिलेबस में, इन एन अरेडी फैशन, each item being mastered on its own before being incorporated into the learner's pre-existing stock of knowledge। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को सीखने जाते हैं, we have multiple things in our mind already and that will help us in learning new things। The principal purpose of language teaching is to be help learners to crack the code। दूसरा क्या होता है, भाषा, ये रुदरफोर्ड ने बोला 1987 में, जब भी हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कोड क्रैक करते हैं। कोड क्रैक का मतलब हो गया, कोई चीज़ पहले से हमारे लिए कोड की तरह हमें पता नहीं, फिर हम उसको सीखेंगे, उसे
डिकोड करेंगे इसका मतलब क्या था। कॉल दिस द एक्यूमुलेटेड एंटाइटी, जिसको रदरफोर्ड ने एक्यूमुलेटेड एंटाइटीज बोला, द व्यू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सो गाइज दिस वाज द ग्रामेटिकल सिलेबस इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। नाउ I comes on the mainly McDonough illustrate. I want to give here some give some examples for grammatical syllabus। ये बहुत थोड़े में आराम समझ आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है लेसन नंबर 1, 2-4 पॉइंट बताते समझाने के लिए। इसमें लिखा कि मैकडोनाल्ड लिस्टेड द पॉइंट एज फॉलो। लेसन में क्या है, ड्रिल्ड कॉपुला एंड एडजेक्टिव। जैसे हमने सपोज करो ये किसी बच्चे को सिखाना चाहा पहले, तो हमने पहले क्या किया, सिर्फ 2 शब्द लिखे एक सेंटेंस में। मान लो वह पढ़ता है ना, हमने ये नहीं लिखा किताब पढ़ता, सिर्फ 2 वर्ड दे, वह पढ़ता ही रीड्स। तीसरा हम बोलते कि वह किताब पढ़ता ही रीड्स बुक। मतलब धीरे धीरे करके क्या करना, सेंटेंस को बड़ा करना। तो ग्रामर हम ऐसे सीखते हैं। पहले हमने दिखा है शी इज हैप्पी, वह खुश है। अब शी यहाँ पे ठीक है, एक सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है हैप्पी, तो वो खुश है। दूसरे में हमने क्या सीखा, आगे आ गया, सपोज करो तीसरा सेंटेंस है सी इज ड्राइविंग कार। अब यहाँ पे 2 चीज़ें कवर हो रही थी, यहाँ तीसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया। अगर हम चौथा देखें, ऐसे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। जिसका मतलब क्या है, हमने पहले एक स्टेप में थोड़ी चीज़ सीखी है, दूसरे स्टेप में और ज़्यादा सीखा है, तीसरे में उससे ज़्यादा सीखा है, और ऐसे चलते चलते क्या करेंगे, हम चीज़ों को कंप्लीट सीख लेंगे, सारी ग्रामर को सीख जाएंगे। तो गाइज ये जो लेक्चर है पूरा ग्रामेटिकल सिलेबस क्या है और सिलेबस क्या, उसकी डेफिनेशन, ये सब था। इस लेक्चर को सुनने के बाद इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर और इन एनी अदर टॉपिक, यू कैन ऑल्सो कमेंट मी, so I can prepare next lecture for that topic, and the remaining part of this product oriented syllabus will cover in the next part or in next lecture. Thank you guys.